नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। इसके जरिए हम हर दिन आपको बताते हैं हरियाणा सरकार की उन तमाम योजनाओं और नीतियों के बारे में जो आमजन को लेकर शुरू की गई है। वो तमाम उपलब्धियां जिसे हरियाणा प्रदेश ने देश ही नहीं दुनिया भर में नया कीर्तिमान स्थापित किया। आज हम आपको बताएंगे प्रदेश मोटा अनाज के लिए मनोहर सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है ताकि प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। और इस खास शो में बात होगी हरियाणा प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाए जाने की योजना को लेकर। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में हर दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए अपने प्रयास में सफल हुई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आगे भी इसी प्रकार ये प्रयास जारी रहेंगे। हरियाणा की पहचान आज देश के विकसित राज्य में होने लगी है और इसका कारण मनोहर सरकार की नीतियों के साथ साथ प्रत्येक हरियाणवी की मेहनत और अथाह परिश्रम भी है, जिसके फलस्वरूप आज समाज का प्रत्येक वर्ग सरकार की नीतियों के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है ताकि प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो। इसके साथ ही मोटे अनाज से तैयार होने वाले उत्पादों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश में विकास की रफ्तार को एक नया आयाम देने का काम किया है। प्रदेश में विकास कार्यों को पंख लग रहे हैं। चाहे क्षेत्र कोई भी हो, विकास अब नजर आने लगा है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम किया है। किसानों की दोगुनी आय के साथ नई नई तकनीकियों से आज प्रदेश का किसान समृद्ध बन रहा है। मनोहर राज में किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। किसान खुशहाल है और मनोहर सरकार का गुणगान करते नहीं थक रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि आज समय की जरूरत है कि हम सब एक नई कृषि क्रांति की शुरुआत करें। इस कार्य में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय और शोध संस्थाओं के वैज्ञानिक मिलकर शोध कार्यों के लिए सहयोग करें और नई विधाओं को लेकर आगे आएं, जिसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें पूरी मदद मिलेगी। मनोहर लाल का कहना है कि इस योगदान से खेती में जहां कृषि लागत कम होगी, वहीं अच्छी उपज होने के साथ साथ किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हर किसान की आय डबल करनी है। अब डबल करने के लिए कोई छू मंत्र तो है, डबल नहीं हो जाएगी। छू मंत्र नहीं है, उसके लिए नई नई बातें ये हमको तय करनी पड़ेंगी। कैसे किसान की लागत कम हो, क्योंकि आमदन बढ़ाने के दो तरीके हैं, लागत कम करना और फसल की कीमत ज्यादा लेना। तो लागत कम करने के लिए भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत से ऐसे नए नए रिसर्च की है, उसके ऊपर हमको आना चाहिए। आय बढ़ाने के लिए जैसा मैंने बताया, एमएसपी तो है ही है, भावांतर भरपाई योजना है ही है। हमने इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई है कि किसान की उपज का एक्सपोर्ट कैसे करें। आज ही मैंने कमल गुप्ता जी को कहा, हिसार का हमारा एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है। जब पैसेंजर की फ्लाइट जब चलेगी तब चलेगी, हम तुरंत कुछ फ्लाइट कार्गो की शुरू करा सकते हैं। हमारे हरियाणा की ताजा सब्जियां, ताजा फल यहां से ला दो और अरब की कंट्रीज में भेजो। अरेबियन कंट्रीज में ना सब्जी होती है ना फल होता है, सब बाहर से मंगवाते हैं। तेल का पैसा उनके पास बहुत है, हम सब्जियां भेजें, तेल मंगवाए। हमारे यहाँ तेल नहीं होता, उनके यहाँ सब्जियां नहीं होती। तो हम क्यों नहीं कार्गो की फ्लाइट शुरू कर दें और रोजाना सब्जी जहां होती है वहां से टेम्पो में, गाड़ी में भर के हिसार आए, हिसार उसकी शॉर्टिंग पैकिंग करा के और उसके बाद उसको पैक करें, उसके ऊपर स्टिकर लगाएं और उठाएं। शाम को जो है सवेरे सब्जी तोड़ी हुई शाम को अरब कंट्रीज में पहुंच जाएगी। ये आमदन बढ़ाने के हमारे तरीके हैं। इसी प्रकार हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, नई टेक्निक्स, कंप्यूटर की टेक्निक भी आज जो है बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। इसके अंदर अब सारी फसलों का सारा रिकॉर्ड साल भर का इकट्ठा उसमें लिखवाते हैं, किसान से लिखवाते हैं। किसान के बाद उसकी गिरदावरी वो हमारा पटवारी करेगा, तहसीलदार करेगा और उसके बाद उसके लाभ
पहली बात तो बिक्री में, मार्केट में उसी अनुसार बिक्री होगी। दूसरा, कल को, क्योंकि किसान का काम जोखिम का काम है, जोखिम के काम में कल को नुकसान होता है, पता ही नहीं लगता क्या बोया हुआ था, कितना नुकसान हो गया। ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ये आपका एक प्रकार से प्रूफ होगा कि हमने ये फसल बोई थी। और मैं तो ये भी कहता हूं, जो खाली जमीन रह गई है उसकी भी एंट्री कराओ, गन्ने की भी एंट्री कराओ, सब्जियों की भी कराओ, घर में हमने अपने चारे के लिए, चरी के लिए बुआई की हुई है उसकी भी कराओ। हर एक चीज की योजना बनेगी, प्लानिंग बनेगी। हमारा 80 लाख एकड़ ये खेती की जमीन है। 80 लाख एकड़ में हमें पता लगना चाहिए कि हर साल कितना क्या बोया है, अगले साल की प्लानिंग कौन सी कम करनी है, कौन सी ज्यादा करनी है। और हो सकता है कुछ जमीन खाली छोड़कर उसको ज्यादा उपजाऊ करने की बात भी करनी पड़े। ये तो हमारे पुराने किसान मानते हैं कि 4-5 साल के बाद एक साल उस किले को खाली छोड़ना भी अगली बार उसी उपज को बढ़ाता है। जिसकी ये मान्यता है, जरा बताओ कि एक आध साल खाली छोड़नी चाहिए कि नहीं? और खाली छोड़ोगे उसकी भी हमको योजना बना देंगे कि अगर योजना से खाली छोड़ोगे तो बिल्कुल आपको खाली नहीं जाने देंगे। हम उसकी योजना बना के आपको उस साल के लिए उस जमीन का पैसा भी देने की योजना बना देंगे, उसकी भी बना देंगे। कोई लगभग 50, 60, 70 साल पहले शुरुआत की थी, उसके लिए अभियान चलाए थे। अब हमको एक नई क्रांति करनी पड़ेगी, नई कृषि क्रांति, जिसमें जितने बदलाव आज जरूरत है, जो मैं बता रहा हूं, हमारे एक्सपर्ट्स बैठे, वैज्ञानिक बैठे, कोई कमेटी देश की, प्रदेश की बैठे, जो इन नई विधाओं को आगे लेकर के आए, और जो नई विधा को लेकर के आएगा हमारी जरूरत के हिसाब से उसको प्रोत्साहन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए और फिर उस लक्ष्य को, टारगेट को पूरा किया जाए। ये हमें एक नई कृषि क्रांति भी हमको जोड़नी पड़ेगी और इसके लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो है ही है, हमारी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी करनाल में भी बन रही है, वो बागवानी पर काम करेगी। बहुत जगह पर ग्रामीण कृषि केंद्र ये बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के एक्सटेंशन काउंटर बने हुए हैं, बहुत से एक्सीलेंस सेंटर्स, विदेशी लोगों की तकनीक, उसकी सहायता से कितने ही एक्सीलेंस सेंटर्स हमने बनाए हैं, उसका भी हमको लाभ उठाना पड़ेगा। ऐसी सब संस्थाओं को हम जो है आगे बढ़ाएंगे। और जिस प्रकार से एफपीओ है, एफपीओ में भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सब मिलकर के 10, 5, 20 किसान मिलके मार्केटिंग के सिस्टम में आगे बढ़े, उसमें प्रोसेसिंग के जो खपत करते हैं उसका कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए, उत्पाद बनाया जाए। अरे खाली हमको मान लो कोई चीज बोई है, पैदा हो गई, लेकिन पैदा होने के बाद उसका प्रोडक्शन बदल करके आलू बना रहे हैं, तो क्या आलू की चिप्स की फैक्ट्री हम लोग मिलकर नहीं बना सकते? चिप्स की फैक्ट्री बनाओ, आलू से जितनी आमदन होती है चिप्स से उससे डबल हो जाएगी। अब नींबू पैदा करो, नींबू बेचने के बजाय नींबू का अचार बना के बेचोगे, ज्यादा आमदन हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा में जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान और जय पहलवान का अटूट संगम है। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मनोहर सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की सब्सिडी देने का भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को जागरूक करते हुए प्राकृतिक खेती पर जोर दिया। आज केमिकल और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से खाद्यान्नों की गुणवत्ता प्रभावित हो गई है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए। ऐसे में हरियाणा की मनोहर सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की सब्सिडी दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोहराया कि लगातार पानी के दोहन से भूमिगत जल नीचे जा रहा है। पानी की कमी के चलते किसान नगदी फसलों को अपनाएं, जिनमें फल, फूल, सब्जी के साथ साथ मधुमक्खी पालन, पशुपालन तथा मत्स्य पालन आदि शामिल हैं। और जैसे हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनका संगम तो है ही है। मैं एक चीज और जोड़ा करता हूं हरियाणा के बारे में कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान और जय पहलवान। हमारे हरियाणा का एक विशेष हमको एक उपाधि प्राप्त है कि खेलों का प्रदेश है। और हमारा ग्रामीण क्षेत्र जहां हमारा किसान रहता है, वहां हमारा जवान भी है, हमारा पहलवान भी है।
देश और दुनिया में हमको एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज इस अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों को, बहनों को, कृषि वैज्ञानिकों को और इस मेले के आयोजक सभी बंधुओं को, हमारे कृषि विभाग को, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, समय बहुत हो गया है। आप लगातार 3 दिन से यहां अपनी चर्चा, अपने सब वैज्ञानिक मिलकर के सेमिनार्स कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है। अब सब चर्चा की मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि हर विषय पर, छोटे बड़े विषय पर आपने चर्चा में भाग लिया होगा और उसमें मन में विचार बहुत है आपके सामने रखने के, लेकिन समय की मर्यादा है। मुझे पहले कहा गया था कि क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा 2:30 बजे 2 बजे शुरू होना था, तो लगभग 45-50 मिनट की 1 घंटे की बात आप जरूर रखना, लेकिन चूंकि लेट इतने हो गए, लगभग 5 बजने को है। वैसे तो अपील की गई है कृषि मंत्री जी के द्वारा के 6 बजे तक अपना रुकने का मन बढ़ा के आना, लेकिन मैं इतना समय नहीं लगाऊंगा। बहुत थोड़े समय में केवल विषयों का उल्लेख करूंगा और मैं मानता हूं कि उस विषयों को उल्लेख करने के बाद आप तक वो योजनाएं पहले से पहुंची हुई होंगी, नहीं तो कुछ नई बातें अगर आएंगी वो आप तक जरूर जल्दी से जल्दी पहुंचेंगी। इस प्रकार के मेले में भी प्रदर्शनियां बहुत लगाई जाती हैं, बहुत स्टॉल लगाए जाते हैं, बहुत साहित्य बांटा जाता है। ये सब नई जानकारियां पूरे हरियाणा में देने के लिए हर वर्ष ये मेला लगता है। तो इस वर्ष के मेले में मुझे आपके बीच में आने का बड़ा सौभाग्य मिला है। हम जानते हैं कि हरियाणा जो है ये कृषि प्रधान प्रदेश है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि कृषि का अगर कहीं जो भी स्वरूप छोटा बड़ा शुरू हुआ, वो हल चलाने का सबसे पहला प्रयोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाराजा कुरु ने किया था। कुरु से पहले ऐसा कहते हैं हल चलाना किसी को आता नहीं था। उन्होंने हल बनाया होगा, उसको चलाने के लिए पता नहीं उसमें बैल जोते होंगे या आदमियों को कहा होगा कि आप ही चलाओ, लेकिन सबसे पहला खूड निकालने का काम महाराजा कुरु ने किया था और तब से खेती, उसका इतिहास हमको मालूम है, आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे हैं। हरियाणा कृषि का एक प्रकार से एक केंद्र है। कृषि आत्मनिर्भरता का एक श्रेय हमको मिलता है। जब देश में अन्न की कमी हुई, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अन्न कम है, एक समय का भोजन छोड़ना शुरू कर दो। देश की जनता ने उनकी अपील के ऊपर काम करना शुरू किया। मैं छोटा था, हमको याद है कि हर सोमवार को बहुत से लोग सोमवार की रात को भोजन नहीं करते थे। एक प्रयोग शुरू हुआ, प्रदेश को, देश को आत्मनिर्भर बनाना, अन्न की खपत थोड़ा कम करो। लेकिन वहीं पर किसानों ने संकल्प लिया कि हम कृषि का जो हरित क्रांति का जो काम शुरू हुआ, वो उस समय का जो पंजाब था, हरियाणा पंजाब एक ही था, यहां से शुरू हुआ। सारे देश को हमने अन्न खिलाया, सारे देश के लोगों का पेट भरने का काम हमने किया और अन्न इतना ज्यादा पैदा हो गया कि हमने दुनिया को भी अन्न देना शुरू कर दिया, जो देश इंपोर्ट करता था। अगर हमें बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं। उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है। तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी। लेकिन उस बीमारी में से बाहर निकलना है। पानी की कमी, माइक्रो इरिगेशन, इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। 85% सब्सिडी जो किसानों का समूह अप्लाई करता है उसको हम 85% देते हैं, 15% ही उससे लेते हैं। 15 इसलिए लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा उसको भी लगे कि मेरा अपना है ये, नहीं तो उसकी लापरवाही के कारण से वो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएंगे। इसलिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना चाहिए। जोत तो बढ़ा नहीं सकते, जोत उतनी रहेगी। परिवार की आमदन बढ़ रही है, परिवार के लोग
बढ़ रहे हैं तो उनकी आमदन बढ़ाने के लिए खेती के अलावा कुछ और काम करने पड़ेंगे। मशरूम की खेती है, डेयरी फार्मिंग है, मधुमक्खी पालन है, कहीं फूलों की खेती है, कहीं जो भी कोई खेती के साथ मिला करके हम काम कर सकते हैं, उन कामों की तरफ भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि थोड़ी जमीन भी है, फसल जितनी होती है ले, ज्यादा से ज्यादा ले, अच्छी फसल ले, साथ में कोई ना कोई काम और कर ले, और करेंगे तो उसमें से भी अपनी आमदन बढ़ेगी। तो मित्रों, ये सब काम, चाहे वो क्वालिटी का है, चाहे बीमारियां खत्म करने की बात है, केमिकल और पेस्टिसाइड से अपना रास्ता निकालने की बात है, इसमें नई नई टेक्निक, आखिर हमारे कृषि विश्वविद्यालय, इनसे अपेक्षा की जाती है रिसर्च करो, जमीन उतनी है, अच्छे बीज, अच्छा उसमें किस प्रकार से उसके पौधे की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उपयोग की जाए, तो रिसर्च का काम करने के लिए ये हमने यूनिवर्सिटी को लगाया है। कई संस्थाएं खड़ी हुई हैं कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। हमने मार्केटिंग बोर्ड ये बनाया है ताकि फसलों की खरीद का सिस्टम ठीक बन जाए, एमएसपी पर फसलें बिक जाए। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश ऐसा है कि 11 फसलें एमएसपी पर हमने घोषित की हैं। सेंटर तो 2 चीजें खरीदता है, गेहूं और धान। गन्ना हमारी मिलें ले लेती हैं, चौथी फसल की गारंटी सेंटर नहीं देता है। हमने उसके साथ साथ और अन्य फसलें, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, कहीं तिलहन है, ये सारी चीजें बढ़ा करके सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर घोषित की हैं। और अगर कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा सकती है, मानो सरकार की लिमिटेशन है, जो खरीदेंगे हमको उसका उपयोग भी करना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगी तो मंडी में बेचना पड़ेगा, उसमें फिर घाटा होगा सरकार को। हम सोचते हैं उस घाटे को लेने की बजाय अगर किसान को भाव कम मिलता है तो सीधा पैसा किसान को दे दिया जाए। उसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। 20 के लगभग सब्जियां और फल इसके अंदर भावांतर भरपाई योजना दी है। बाजरे में हमने भावांतर भरपाई योजना दी है 2 साल से। और भी फसलें, पहली बात तो सरकार खरीदेगी, न खरीद सके तो बाजार भाव का और एमएसपी का जो अंतर है वो सरकार आपको देगी, ताकि आपका एमएसपी वो सुनिश्चित हो जाए। एमएसपी पर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि सबसे ज्यादा फसलें आपको ये खरीद करके दी जा रही हैं। आज प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर है, प्रगतिशील है, सजग है, समृद्ध है, और वो हो सका है सिर्फ प्रदेश की मनोहर सरकार की बदौलत। आज हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को 85% तक की सब्सिडी दे रही है। हरियाणा मनोहर सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी और अन्य प्रकार की आर्थिक मदद सीधे तौर पर किसानों के खाते में भेज रही है। ऐसे में लगभग 52,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे गए और पारदर्शिता आने से सरकार को 1200 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज हरियाणा का किसान आत्मनिर्भर है, सजग है, समृद्ध है। आज हरियाणा के किसानों की आय दोगुनी हुई है, फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है, तकनीकी तौर पर भी किसान समृद्ध हुआ है। और ये सब हो सका है तो सिर्फ हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों और योजनाओं के कारण। किसानों को नई नई फसलों की खेती की जानकारी के साथ सब्सिडी देने का काम भी हरियाणा सरकार कर रही है। कृषि क्षेत्र में विकास को नई गति दी गई, इसीलिए मनोहर राज में किसानों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है। किसान खुशहाल है, तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और मनोहर सरकार का गुणगान करते नहीं थक रहा। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स और मोटा अनाज वर्ष के तौर पर घोषित किया गया है। केंद्र और मनोहर सरकार बढ़ चढ़कर इस अनाज को प्रोत्साहित कर रही है और इसके प्रचार और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, काकुन, चीना, सांवा, कोदो आदि शामिल हैं। एशिया के लाखों छोटे किसान इन्हें आवश्यक मुख्य अनाज की फसलों के रूप में उगाते हैं। मोटे अनाज को गरीबों का अनाज भी कहा जाता है। इसके कई कारण हैं।
जैसे कि इसका इस्तेमाल भोजन, चारा और जैव ईंधन बनाने के लिए होता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की है। भारत मिलेट्स को लोकप्रिय बनाने के काम में सबसे आगे है, जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण को बढ़ावा मिलता है। केंद्र सरकार की इस पहल के बाद मनोहर सरकार की ओर से भी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के काम लगातार किए जा रहे हैं। G20 सम्मेलन में विदेशी नेताओं के सामने मोटे अनाज से बने पकवानों को परोसा गया। दरअसल जब देश में खाद्यान्नों की कमी उत्पन्न हो गई थी तो उस समय हरित क्रांति का नारा दिया गया था, लेकिन हम अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग कर खाद्यान्नों का उत्पादन तो बढ़ा सके, पर इसका हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा, जिसे आज भी हम झेल रहे हैं। स्वस्थ शरीर ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए हम जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस विषय को आगे बढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में ये पास कराया कि 2023 का वर्ष ये मिलेट ईयर होना चाहिए। स्वाभाविक है, मिलेट का खाने का अभ्यास लोगों का जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना अभी जो चीज़ें देखने जा रही हैं, केमिकल्स के द्वारा पैदा होने वाली फसलों का जो दुष्परिणाम होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो कम होंगे, शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियों से दूर होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी अनुभव आता है कि बीमारियों को दूर करने के लिए, बीमार होने के बाद अगर हम खाना पीना अपना ठीक कर लेते हैं बहुत जल्दी, और हमारा जो है ठीक खाने पीने से, मिलेट जैसे इस प्रकार के मोटे अनाज से, ऑर्गेनिक जो हमारी फसलें हैं उसके उपयोग करने से बीमारियां भी दूर जाती हैं। हम हरियाणा में इस प्रकार के प्रयोग आगे करने जा रहे हैं। हमारे जो वेलनेस सेंटर्स हैं, लगभग 1000 वेलनेस सेंटर्स अब जल्दी पूरे हो जाएंगे। वहाँ पर आयुष के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हम वहाँ की जो डाइटिशियन के कुछ कोर्स करने के बाद लोगों को आग्रह करेंगे कि अपने खाने पीने का जो स्वभाव है, अपनी आदतें, अपना व्यवहार उस नाते से वो ठीक करें, ताकि बीमार होने से भी बचें। बिल्कुल कोशिश करेंगे। और आज जैसे मैंने कहा है कि हम कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहां लोगों को अपील भी कर सकते हैं, जहां व्यवस्था में सरकार को व्यवस्था करनी होती है, वहां इसको प्रचलन करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ योगदान भी ज़रूर होगा। ऐसा पीडीएस में जैसा अभी तक 3 महीने हम बाजरे का और मक्के का ये जो वितरण करते थे, उसकी जगह 5 महीने के लिए तय किया है कि इस वर्ष से 5 महीना जो सर्दियों के महीने हैं, इन 5 महीनों में बाजरा, मक्की ये भी पीडीएस पर बांटा जाएगा। बहुत स्वादिष्ट खाना था। जितनी भी आइटम्स थी, चाहे उसमें सूप था, फिर बाद में हलवा भी था, खीर भी थी, रायता भी था, रोटी तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनी हुई थी, रागी है, बाजरा है, इन सब चीज़ों का उपयोग किया गया। बहुत स्वादिष्ट खाना था। दुनिया भर में पैदा होने वाले मोटे अनाज में 41% तक भारत में पैदा होता है। साल 2021-22 में मोटे अनाजों को एक्सपोर्ट करने में भारत ने 8% की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसी कारण हरियाणा सरकार की ओर से मोटे अनाज से तैयार होने वाले उत्पादों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में जहां सामूहिक भोजन बनता है, वहां भी मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से साफ कहा गया कि हरियाणा सरकार मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव कार्य करेगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संसद में सबसे पहले मिलेट से तैयार खाना खिलाया गया और उसके बाद हरियाणा विधानसभा देश की ऐसी दूसरी विधानसभा बनी है जहां पर दोपहर भोज में मिलेट परोसा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रदेश हित में नित्य निरंतर मनोहर सरकार काम कर रही है। मनोहर सरकार प्रदेशवासियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि प्रदेश का हर वर्ग अपना खुद का विकास करने में सक्षम हो। क्षेत्र कोई भी हो, विकास हर तरफ दिखाई दे रहा है। मनोहर सरकार की ओर से चलाई जा रही नीतियों का लाभ आज हर वर्ग को भरपूर मिल रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और जिसकी मिसाल पूरा देश भी दे रहा है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी विकासशील हरियाणा में, इसी समय नई विकासशील नीतियों के साथ। नमस्कार।